हेलो दोस्तों, आज हमारी संख्या पद्धति की 5वीं क्लास है और आज 5वीं क्लास में हम गुणनखंड निकालना सीखेंगे कि गुणनखंड कैसे निकाले जाते हैं, गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों का योग। तो एक क्लास संख्या पद्धति में और होगी और हमारा संख्या पद्धति कल पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। अगर कल एक वीडियो और अपलोड हो जाती है तो हमारा संख्या पद्धति चैप्टर पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा और इसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। तो आज देखते हैं गुणनखंड कैसे निकाले जाते हैं। तो हम टाइप डाल लो गुणनखंड, गुणनखंड ज्ञात करना, गुणनखंड ज्ञात करना। तो इसमें देखो क्वेश्चन किस तरीके के आएंगे। जैसे संख्या दी है संख्या 240, संख्या 240 में गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो, गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। इसमें ये पहला सवाल है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, 240 के हम गुणनखंड कर लेंगे। तो 2 120 हो जाएगा, 2 छक 60 हो जाएगा, 2 तिहाई 30 हो जाएगा और 2 15 हो जाएगा। तो 3 बचे 15 और 5 एकम 5। इतनी प्रक्रिया जो हमने कर ली तो इसमें और क्या करें, देखो 1 2 3 4, 2 आया है 4 बार, गुना 3 आया है 1 बार और गुणा 5 आया है 1 बार। जब इतना सब कुछ हम कर लेंगे और पूछ दिया हो गुणनखंडों की संख्या, तो सबकी घात में एक एक जोड़ देंगे। तो 4 में 1 जोड़ोगे 5, गुणे 1 में 1 जोड़ोगे 2, गुणे 1 में 1 जोड़ोगे 2। जब इनका हम एक एक जोड़ देंगे फिर लास्ट में इन सबकी हम गुणा कर देंगे। 5 दूनी 10 दूनी 12 हो जाएगा। तो जो गुणनखंडों की संख्या आ गई वो हमारी क्या आ गई, 12 आ गई। 5 दूनी 10 दूनी 20 आ जाएगा। यानी कि जो गुणनखंडों की हमारी संख्या निकली है वो कितनी निकली है, वो 20 निकली है। तो अगर कभी पूछ दिया जाए कि गुणनखंडों की संख्या बताओ तो गुणनखंडों की संख्या इस तरीके से हम निकालेंगे। अब इसमें का एक क्वेश्चन और आता है, जैसे कभी कभी पूछ देता है, ये हम मिटा रहे हैं, और यहीं पर क्वेश्चन एक पूछ देता है, ये इतना हम लिखा रखेंगे, और पूछ देता है कि गुणनखंडों का योग बताओ, गुणनखंडों का योग बताओ, गुणनखंडों का योग बताओ। ये दूसरा क्वेश्चन पूछता है। इसमें पहला क्वेश्चन तो पूछेगा गुणनखंडों की संख्या निकालो। तो गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालेंगे, सभी के गुणनखंड कर लेंगे, जितनी घातें बनेगी उसमें सब में एक एक जोड़ देंगे और लास्ट में सबकी गुणा कर देंगे। जो टोटल निकलेगा वो हमारा गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी। लेकिन फिर पूछा है कि गुणनखंडों का योग बताओ। तो देखो गुणनखंडों का योग कैसे करेंगे। ये जैसे 2 की घात 4 दिया तो इसमें क्या करेंगे, 2 की घात 0 प्लस 2 की घात 1, फिर लिख देंगे 2 की घात 4 तक, 2 की घात 2, 2 की घात 3 प्लस 2 की घात 4, ये ऐसे कर देंगे। फिर गुणे में 3 की घात 0 प्लस 3 की घात 1 कर देंगे। फिर 0, 5 की घात 0 और गुणे में 5 की घात 1। ये क्या निकाल रहे हैं हम, गुणनखंडों का योग। तो यहाँ पर कितना निकलेगा, 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 8 निकलेगा और यहाँ पर निकलेगा 16। तो ये इसको एक ब्रैकेट, फिर यहाँ पर 3 और 1 4 निकलेगा, फिर यहाँ पर निकलेगा 5 और 1 6 निकलेगा। तो 16 8 24 4 28 2 30 और 1 ये 31 निकलेगा और इंटू ये निकलेगा 6 चौक 24। इसकी गुणा कर देंगे, 4 एकम 4, 4 तिहाई 12, फिर 2 एकम 2, 2 तिहाई 6। तो ये कितना निकलेगा, 4 2 2 4 और 6 1 7। यानी कि जो गुणनखंडों का योग निकला है वो हमारा कितना निकला, 744। और जो गुणनखंडों की हमारी संख्या निकली थी वो यहाँ पर कितनी थी, 4 में 1 जोड़ोगे 5, गुणे 2 और गुणे 2। तो गुणनखंडों की जो संख्या निकली थी वो हमारी 20 निकली थी और जो गुणनखंडों का योग निकला है वो हमारा 744 निकला है। तो इसमें का एक क्वेश्चन हम और देख लेते हैं कैसे लगाते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें दिया है, जैसे दिया है संख्या 16 में गुणनखंडों की संख्या तथा गुणनखंडों का योग, तथा गुणनखंडों का योग बताओ, गुणनखंडों का योग बताओ। तो सेम प्रोसेस पहले हमें क्या निकालेंगे, हम पहले हम संख्या निकाल लेंगे। तो संख्या कैसे निकालेंगे, 16 के हम गुणनखंड कर लेंगे, 2 8 16,
2 चौकू 8, फिर 2 दूनी 4 और फिर 2 एकम 2। तो यहाँ पर कितना आ गया 2 की घात 4। संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, घात में 1 जोड़ते हैं तो यहाँ पर क्या निकलेगा 4 में 1 जोड़ देंगे तो कितना निकलेगा, गुणनखंडों की जो संख्या निकली हमारी 5 निकली। फिर हमें क्या निकालना है, गुणनखंडों का योग। तो गुणनखंडों का योग कैसे निकालेंगे, उसमें घात 0 जोड़ेंगे 1, 2 की घात 0, फिर 4 तक हम चले जाएंगे, 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3 और 2 की घात 4 जोड़ दो तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 4, फिर 8 और फिर 16। तो 16 8 24, 4 28, 2 30 और 1 31। यानी कि जो गुणनखंडों का योग आ गया हमारा वो क्या आ गया, गुणनखंडों का योग आ गया 31। तो गुणनखंडों की संख्या हमारी कितनी निकल आई, 5 निकल आई। तो ये सवाल इसमें के ध्यान रखना कैसे निकालेंगे गुणनखंडों की संख्या और गुणनखंडों का योग। इसमें एक क्वेश्चन हम और कर लेते हैं इसमें का, जैसे संख्या पूरा क्वेश्चन नहीं बदलेंगे, सिर्फ यहाँ पर हम डिजिट चेंज कर देंगे। जैसे दिया है संख्या 300 में गुणनखंडों की संख्या तथा गुणनखंडों का योग, तो हम क्या करेंगे, पहले संख्या निकाल लेंगे। संख्या कैसे निकालेंगे, वही प्रक्रिया हम अपनाएंगे। 300 के हम गुणनखंड कर लेंगे तो यहाँ पर 150 आ जाएगा, फिर 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर 75 आ जाएगा, फिर 3 से भाग देंगे तो यहाँ पर 25, फिर 5 से 55 25 और फिर 5 से 1। तो यहाँ पर हम क्या निकला, 2 की घात 2 इंटू 3 की घात 1 इंटू 5 की घात 2। तो घातों में 1 1 जोड़ना है तो यहाँ पर 1 जोड़ेंगे 3, यहाँ पर 1 जोड़ेंगे 2, यहाँ पर 1 जोड़ेंगे 3। तो 3 दूनी 6 तियाँ 18। यानी कि जो गुणनखंडों की संख्या निकली हमारी वो कितनी निकली, गुणनखंडों की जो संख्या निकली हमारी 18 निकली। अब योग कैसे निकालेंगे, तो योग देखो निकालने के लिए क्या हमने बताया, 2 की घात 2 दिया तो पहले क्या करेंगे, 2 की घात 0 प्लस 2 की घात 1 प्लस 2 की घात 2 कर देंगे। फिर दिया है 3 की घात 0 और फिर 3 की घात 1, फिर 5 की घात 0 प्लस 5 की घात 1 प्लस 5 की घात 2 कर देंगे। तो देखो यहाँ पर क्या बचेगा, 2 दूनी 4, 2 6 वेग 7 गुना 3 वेग 4 गुने में क्या बचेगा, 55 25, 5 30 वेग 31। तो 7 चौक 28 गुना 31 बचेगा। तो इसका जब हम गुणा कर देंगे तो 8 एकम 8 और 8 तिहाई 24 और फिर कर देंगे 2 एकम 2, 2 तिहाई 6। तो 8 4 2 6 868। यानी कि जो गुणनखंडों का योग निकला वो हमारा कितना निकला, गुणनखंडों का योग हमारा निकला 868 और गुणनखंडों की संख्या कितनी निकली हमारी 18। अब देखो इसमें एक तरीके के क्वेश्चन और आते हैं, कभी कभी पूछ देता है कि सम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों का योग, विषम गुणनखंडों की संख्या और विषम गुणनखंडों का योग। तो ये तो हो गए सामान्य से कि गुणनखंडों की संख्या गुणनखंडों का योग। अब देखो इसमें थोड़ा ही हम परिवर्तन करेंगे। जैसे हमने यहाँ पर कह दिया संख्या 300 में, संख्या 300 में सम गुणनखंडों की संख्या तथा गुणनखंडों का योग बताओ। तो इसमें क्या करेंगे, यानी कि अब इसमें कह दिया है कि सम गुणनखंडों की संख्या और सम गुणनखंडों का योग। तो देखो सेम प्रोसेस, पहले हम क्या करेंगे, लिख लेंगे कि हम संख्या निकालेंगे पहले। तो देखो 300 के हम फैक्टर कर देंगे यहाँ पर, अभी हमने किए थे 2 150, 2 75 हो जाएगा, फिर 3 से ये हो जाएगा 25, फिर हो जाएगा 55 25 और फिर हो जाएगा 5 एकम 5। तो यहाँ पर क्या निकलेगा, 2 की घात 2 गुणा में 3 की घात 1 और गुणा में 5 की घात 2। अब देखो जब कभी पूछ दे सम गुणनखंडों की संख्या तो हमें क्या करना पड़ेगा कि सम संख्या की घात में 1 नहीं जोड़ेंगे। यहाँ पर नोट आप डाल लीजिए कि सम संख्या की घात में 1 नहीं जोड़ेंगे, ये नोट ध्यान रखना आप। यानी कि जब सम गुणनखंडों की संख्या हमसे पूछे तो हमें क्या लिखना है कि सम संख्या की घात में 1 नहीं जोड़ेंगे। तो सम संख्या की घात यहाँ कहाँ है, ये है। तो इसमें 2 की घात 2 है तो 2 ही लिख लें, गुणे 3 की घात 1, 1 इसमें जोड़ेंगे तो 2, फिर यहाँ पर 2 में 1 जोड़ेंगे 3। तो गुणनखंडों की जो संख्या आ गई हमारी कितने, 2 दूनी 4 तिहाई 12। यानी कि जो गुणनखंडों की हमारी संख्या निकली है वो 12 निकली। अब हमसे क्या करें, सम गुणनखंडों का योग। तो योग देखो कैसे निकालोगे, जब योग निकालना हो तो इसमें क्या करेंगे
एक नोट इसमें लिख लो कि जैसे यहाँ पर हम सम संख्या की घात में एक नहीं जोड़ते हैं, तो यहाँ पर जो होगा, यहाँ पर एक नोट लिख लो कि सम संख्या की घात में जीरो नहीं जोड़ेंगे, ये नोट है आपका। अब देखो जीरो नहीं जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 की घात 1 प्लस 2 की घात 2, फिर गुणा में क्या करेंगे 3 की घात 0 प्लस 3 की घात 1, इसमें क्या करेंगे 5 की घात 0 प्लस 5 की घात 1 प्लस 5 की घात 2 कर देंगे हम। तो अब देखो क्या होगा इसमें, जैसे यहाँ पर हो जाएगा 2 दूनी 4 2 6 हो जाएगा, गुणा 3 अब 1 4 हो जाएगा, गुणा 5 पचम 25 5 30 अब 1 31 6 चौक 24 गुना में 31, तो इनका जब हम मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा 24 एकम 24 के 4, 24 एकम 24 के 4 हासिल 2, 24 या 72 और 2 74 हो जाएंगे। तो यानी कि सम गुणनखंडों की संख्या कितनी निकली है, सम गुणनखंडों की संख्या निकली हमारी 12 और सम गुणनखंडों का योग कितना निकला हमारा 744। इसमें क्या ध्यान रखना है कि सम संख्या की घात में 1 नहीं जोड़ेंगे और योग में क्या ध्यान रखना है, सम संख्या की घात में 0 नहीं जोड़ेंगे। तो इसमें का एक क्वेश्चन और हम प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ज़्यादा से क्लियर हो जाएगा ये। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इसमें, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लें यहाँ पर संख्या 50 में सम गुणनखंडों की संख्या तथा सम गुणनखंडों का योग बताओ। तो हमें सबसे पहले क्या निकालनी है, संख्या निकालनी है। तो हम यहाँ पर लिख लें संख्या बराबर में 50 के हम क्या कर दें गुणनखंड कर दें, तो 2 दूनी 4 2 पंचे 10 पचम 25 और 5 एकम 5। तो यहाँ पर क्या निकला हमें 2 की घात 1 गुणे 5 की घात 2। हमने क्या बताया था कि जब सम गुणनखंडों की संख्या निकालेंगे तो सम संख्या की घात में 1 नहीं जोड़ेंगे, तो यहाँ पर 1 लिख दें और गुणा यहाँ पर 2 1 3। तो सम गुणनखंडों की संख्या यहाँ पर कितनी आ गई 3 आ गई। अब हमें योग निकालना है, तो योग क्या हमने बताया था कि सम संख्या की घात में 0 नहीं जोड़ेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 की घात 1 गुणा में हो जाएगा 5 की घात 0 प्लस 5 की घात 1 प्लस 5 की घात 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 गुना पचम 25 5 30 और 1 31। तो यहाँ पर जो गुणनखंडों का योग आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 62 आ जाएगा। तो ये हो गया तुम्हारा सम गुणनखंडों की संख्या तथा सम गुणनखंडों का योग। अब देखो इसमें पूछेगा कभी कभी कि विषम गुणनखंडों की संख्या और विषम गुणनखंडों का योग। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जैसे अगला क्वेश्चन है संख्या 300 में विषम गुणनखंडों की संख्या तथा विषम गुणनखंडों का योग बताओ। तो अब देखो इसमें हमें क्या करना है, पहले हमें संख्या निकालनी है। तो यहाँ पर हमें लिख लेना है कि हम संख्या निकालने जा रहे हैं। तो 300 के हम क्या करें फैक्टर कर लें। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 एकम 2 2 पंचे 10, फिर 2 से भाग दें 2 सते 14 2 5 15, फिर 3 से कैंसिल कर दें 25 आ जाएगा, फिर 5 से पचम 25, फिर 5 एकम 5। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 की घात 2 गुना में 3 की घात 1 गुना में 5 की घात 2। तो ये हो गए हमारे, इसमें ध्यान रखना। अब देखो इसमें क्या ध्यान रखना, हमें किसका निकालना है विषम गुणनखंडों की संख्या निकालनी है। तो हम सम संख्या की घात छोड़ देंगे। इसमें नोट लिख लो कि हम क्या करेंगे सम संख्या की घात छोड़ देंगे, सम संख्या की घात छोड़ देंगे। तो देखो सम संख्या की घात क्या है 2 की घात 2, तो इसको हम कैंसिल करें। 3 की घात 1 है, 1 जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा, गुणे इसमें 5 की घात 2 1 जोड़ देंगे तो इसमें 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या निकलेगा 6। यानी कि जो विषम गुणनखंडों की संख्या हमारी निकली वो कितनी निकली है 6 निकली है। अब हमें क्या निकालना है विषम गुणनखंडों का योग निकालना है। तो इसमें भी हमें क्या ध्यान रखना है योग वाले में भी
सम संख्या की घात छोड़ देंगे, क्योंकि हमें किसका निकालना है, हमें सिर्फ विषम का निकालना है। तो जब हम इसकी घात छोड़ देंगे तो इसमें क्या बचेगा, 3 की घात 0 प्लस 3 की घात 1, फिर गुणा में क्या बचेगा, 5 की घात 0 प्लस 5 की घात 1 प्लस 5 की घात 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 अब 1 4 हो जाएगा, गुणा में क्या हो जाएगा, 5 25 5 30 अब 1 31 हो जाएगा। तो 4 एकम 4 4 3 12, यानी कि जो विषम गुणनखंडों का योग हो गया हमारा वो कितना निकला है, विषम गुणनखंडों की संख्या निकली 6 और विषम गुणनखंडों का योग निकला 124। इसमें हमें क्या ध्यान रखना है कि सम वाली संख्या को, घात को हमें छोड़ देना है। तो इसमें का एक क्वेश्चन और हम देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं। तो इसमें ध्यान रखना कि विषम गुणनखंडों की जब संख्या होगी तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, सम वाला छोड़ देना पड़ेगा। जैसे अगली संख्या दी है 360 और इसमें पूछा है विषम गुणनखंड की संख्या। तो हम यहाँ पर पहले संख्या निकाल लेते हैं। तो क्या करेंगे, 360 के हम पहले गुणनखंड कर देंगे। तो देखो 2 एकम 2, 2 अठी 16, फिर 2 नाम 18, फिर 2 45 और फिर 3 एकम 3, 3 पचे 15, फिर 3 पचे 15 और फिर 5 एकम 5। तो यहाँ पर कितना आया, 2 की घात 3 गुणे 3 की घात 2 गुणे 5 की घात 1। हमसे पूछा है विषम गुणनखंडों की संख्या, तो हम सम वाली संख्या को काट देंगे, यहाँ पर 1 जोड़ देंगे तो 3 आ जाएगा, गुणे 2 आ जाएगा। तो विषम गुणनखंडों की संख्या हमारी कितने निकलेगी, 6 निकलेगी। अब हमें निकालना है विषम गुणनखंडों का योग। तो योग में हम क्या करेंगे, सम वाली घात को हम छोड़ ही देंगे। तो इसमें क्या लिखेंगे, 3 की घात 0 प्लस 3 की घात 1 प्लस 3 की घात 2, फिर गुणा में हम क्या करेंगे, 5 की घात 0 प्लस 5 की घात 1। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 3 9 3 12 1 13 हो जाएगा, गुणे ये 5 1 6 हो जाएगा। तो 13 6 78, यानी कि जो विषम गुणनखंडों का योग आ गया वो हमारा कितना निकला है, जो विषम गुणनखंडों का हमारा योग निकला है वो हमारा 18 निकला है। तो ये ध्यान रखना कि सम गुणनखंडों की संख्या हम कैसे निकालेंगे, विषम गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालेंगे। अब कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो देखते हैं कि अभाज्य गुणनखंड हम कैसे निकालते हैं। ये तो हो गए सम, विषम और सामान्य वाले गुणनखंड, लेकिन एक पूछेगा सवाल कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अगला टाइप डाल दो, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। तो देखो पहला क्वेश्चन इसमें दिया है, जैसे 8 की घात 20 गुणा में फिर दिया है 15 की घात 24 और फिर गुणा में दिया है 17 की घात 15। तो हमें क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो जो संख्याएं कंपोजिट नंबर में दी उनको अभाज्य गुणनखंड में बदल दो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा और इसकी घात हम कितनी लगा दें, 20। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 गुणे 5 और इसकी घात हम कितनी लगा दें, 24। अब देखो 17 तो खुद एक अभाज्य संख्या है, तो इसको हम ऐसे ही लिख दें 17 की घातें 15। तो देखो जब यहाँ पर हम क्या कर देंगे, 2 की घात 3 और ऊपर घात इसके 20 लग जाएगी, गुणा। फिर देखो ये अलग अलग हम लिख दें, 3 की घात 24 और गुणा में 5 की घात 24, सबको अलग अलग हम लिख दें और 17 की घात 15 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 की घात यहाँ पर क्या हो जाएगा, 20 तिहाई 60 गुणा में 3 की घात 24 गुणा 5 की घात 24 और गुणे 17 की घात 15। अब क्या करना, जब अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछे तो सबकी घातों को हमें जोड़ देना है। तो 60 ये 15 ये हो जाएंगे, 60 10 70 5 75 और प्लस 48 ये हो जाएगा। तो 8 5 13 के 3 हासिल 1 7 4 11 और 12। तो अभाज्य गुणनखंडों की जो संख्या निकली है वो कितनी निकली है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हमारी निकली है 123 निकली है। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ऐसे निकालते हैं। एक क्वेश्चन और देख लीजिए कि अभाज्य गुणनखंड, इसमें और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। और बुकलेट में दिए होंगे आप लोगों की, बुक से आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो तुरंत लग जाएंगे आपके सवाल। जैसे क्वेश्चन दिया है 13 की घात 2
गुणा में है 7 की घात 5 और फिर गुणा में दिया है 15 की घात 8 और पूछा है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो देखो 13 खुद एक अभाज्य संख्या है, तो इसके हम फैक्टर अलग से नहीं कर सकते। 13 की घात 2, 7 भी एक अभाज्य संख्या है तो 7 की घात 5, 15 के कंपोजिट नंबर है तो इसके हम फैक्टर कर दें 3 × 5 और इसकी घात लगा दें 8। तो ये क्या हो जाएगा 13 की घात 2 गुणा में 7 की घात 5 गुणा ये क्या हो जाएगा 3 की घात 8 गुणा 5 की घात 8। तो आप सब घातों को जोड़ दो, 5 तो 7 और प्लस 8 8 16 7, 16 7 कितना हो जाएगा 16 4 20 3 23। तो अभाज्य गुणनखंडों की जो संख्या निकली हमारी वो कितनी निकली 23 निकली। तो ऐसे निकालते हैं हम अभाज्य गुणनखंड। तो अब हमारे जो क्वेश्चन थे अभाज्य गुणनखंड या गुणनखंड की संख्या ज्ञात करना है, गुणनखंडों का योग ज्ञात करना, तो गुणनखंड पर आधारित क्वेश्चन हमारे समाप्त हो जाते हैं। तो संख्या पद्धति में एक तरीके के कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, वो वैसे रीजनिंग में देते हैं लेकिन कभी कभी संख्या पद्धति में पूछ देते हैं। तो देख लीजिए कभी कभी क्वेश्चन कैसे दे देते हैं। इसमें क्वेश्चन दिया है कि 9 मेहमान किसी पार्टी में एक दूसरे से 9 मेहमान किसी पार्टी में एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो हाथ मिलाने की संख्या ज्ञात करो। तो हाथ मिलाने की संख्या ज्ञात करो। तो देखो कभी भी अगर इसमें के सवाल आ जाएं तो इसमें एक फार्मूला ध्यान रखना, हाथ मिलाने की संख्या, हाथ मिलाने की संख्या होता n-1/2। तो देखो n बराबर जहाँ ऐसे लिख लो, जहाँ n बराबर व्यक्तियों की संख्या, जहाँ n बराबर व्यक्तियों की संख्या, तो n क्या है n है व्यक्तियों की संख्या। तो n कितने हमारे 9 है, तो यहाँ पर कर दो 9 × 9 - 1/2 कर दो। तो यहाँ पर कितना बचेगा 9 × 8 बचे, तो 2 चौकू 8, तो कितने हो गए। आंसर निकला जो हमारा यहाँ पर वो निकला 36, यानी कि हाथ मिलाने वालों की संख्या कितनी है 36 है, यानी कि 36 बार हाथ मिलाएंगे एक दूसरे से अपने। तो इसमें क्या अब ज़्यादा क्वेश्चन हम नहीं कराएंगे क्योंकि सेम यही क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ यहाँ पर डिजिट बदल देते हैं, कहीं 10 कर देते हैं, कहीं 5 कर देते हैं। तो वो लगा लेना आप लोग हाथों की संख्या, बस ये ध्यान रखना कि हाथ मिलाने की संख्या पूछे तो सब सिर्फ सीधे सीधे यही फार्मूला लगा देना n-1/2। अब जैसे अगर समझ में ज़्यादा नहीं आया तो अगर कहीं हम यहाँ पर 9 की जगह पर यहाँ पर अगर हम कर दें 10, यहाँ पर हम कर दें 10, सेम वही चीज़ है। तो 10 × 10 - 1/2, तो कितना हो जाएगा 10 गुणे कितना हो जाएगा 9/2, तो 2 पंचे 10, 9 पना 45। बस सिर्फ हमने डिजिट बदला और कुछ नहीं इसमें परिवर्तन होगा। तो हाथ मिलाने वालों की संख्या ध्यान रखना ऐसे निकालेंगे। तो अब अगले क्वेश्चन हम देखते हैं जो संख्या पद्धति में कभी कभी आ जाते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे लगेंगे। जैसे क्वेश्चन अगले दिए हैं, कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं अलग से और पूछ लेते हैं तो लगता है कि बड़े कठिन सवाल हैं, और अगर पता है तो लग जाते हैं, नहीं पता है तो दिक्कत करते हैं। जैसे दिया है 3 की घात 25 प्लस 3 की घात 26 प्लस 3 की घात 27 प्लस 3 की घात 28, और आई दिया है विभाज्य है, विभाज्य। इसमें ऑप्शन भी दे रखे हैं इन्होंने, ऑप्शन इन्होंने दिया है, ए ऑप्शन जो दे रखा है वो 11, बी ऑप्शन जो दे रखा है इन्होंने 16, और सी ऑप्शन इन्होंने दे रखा है 25, और डी ऑप्शन इन्होंने दे रखा है 30। अब ये पूछा है कि इसमें से ये कौन सी संख्या से ये विभाज्य है। तो देखो कभी भी इसमें के सवाल आ जाए तो कैसे लगाएंगे। सबसे पहले हम सीधे सीधे सवाल को उतार लेते हैं। 3 की घात 26 प्लस 3 की घात 27 प्लस 3 की घात 28। अब देखो इसमें हमें कॉमन क्या मिल रहा है, तो हम जब इसमें देखते हैं तो हमें कॉमन मिल रहा है 3 की घात 25, सभी में कॉमन मिल रहा है। तो हम यहाँ से 3 की घात 25 कॉमन लें तो यहाँ पर क्या बचा 1,
यहाँ पर क्या बचा 3 की घात 1, और यहाँ पर क्या बचा 3 की घात 2, और यहाँ पर क्या बचा 3 की घात 3। तो देखो 3 की घात 25 इंटू 1 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 27। अब इनको सबको हम जोड़ देते हैं। 3 की घात 25, अब देखो 27 9, 27 3 30 6 36, 36 3 39 और 40। अब ये आ गया। अब सवाल यहाँ पर रोक दो। अब हमें ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन में देखो 40 कोई संख्या से पूरी पूरी कट रही है सीधे सीधे। तो देखो ना तो 11 से कट रही, ना 16 से कट रही, ना 25 से कट रही, ना तो 30 से कट रही। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक 3 और ले लेंगे। तो यहाँ पर हम क्या कर दें, 3 की घात 24 और गुणा 3 की गुणा इसमें कर देंगे। तो ये बराबर में क्या आ जाएगा, 3 की घात 24 गुणा में आ जाएगा 120। अब देखो 120 किससे पूरा पूरा कट रहा है, देखो 11 से भी नहीं कटता, 16 से भी नहीं कटता, 25 से भी नहीं कटा, तो किससे कटा 30 से। यानी कि 130 इसका एक फैक्टर है। जब 30 इसका एक फैक्टर है तो ये पूरी संख्या 30 से कट जाएगी। ये मेथड कहाँ वाला लग रहा है, हमने पहली क्लास में बताया था कि जब कोई संख्या गुणे में दे रखी होती है और नीचे किसी संख्या से भाग दिया जाता है, तो अगर गुणे वाली संख्या में से कोई भी एक संख्या नीचे वाली संख्या से पूरी पूरी कट जाती है तो उसका शेषफल कितना बचता है, 0 बचता है। ये वही वाला मेथड यहाँ पर लगा करके, यानी कि 30 से ये 120 पूरी पूरी कट रही है, और जो इसका एक गुणनखंड है, तो जब ये पूरी पूरी कट रही तो शेषफल हमारा क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो इसमें का एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग। जैसे क्वेश्चन अगला दिया है, इन्होंने दिया है 5 की घात 71 प्लस 5 की घात 72 और प्लस 5 की घात 73, और पूछा है कि विभाज्य है, पूछा है विभाज्य है। और नीचे ऑप्शन इन्होंने दे रखे हैं, ए दिया है 150, बी दिया है 160, सी दिया है 155 और डी दिया है 30। ये दे रखे हैं। तो हम सेम प्रोसेस वही निकालेंगे, 5 की घात 71 प्लस 5 की घात 72 प्लस 5 की घात 73। तो यहाँ से हमें क्या कॉमन मिल रहा है, 5 की घात 71 कॉमन मिल रहा। तो यहाँ पर हमें क्या बचेगा, 1 बचेगा, यहाँ पर 5 की घात 1 निकलेगा, यहाँ पर 5 की घात 2 बचेगा। तो देखो 5 की घात 71 गुणा 5 25 5 30 और 1 31। अब देखो यहाँ पर हम रुक जाएंगे। अब हम देखते हैं कि 31 किसी से कोई कट रही, तो नहीं पूरी पूरी नहीं कट रही, तो हम क्या करें, 1 5 यहाँ इधर गुणा कर दें। तो यहाँ पर हम 5 की घात 70 कर दें, और 5 की इसमें जब हम गुणा कर दें तो कितना आ जाएगा, 155। अब देखो पूरी पूरी किससे कटना, तो 150 से ना, 160 से ना, 30 से, किससे कट रही, 155 से। तो 155 इसका एक फैक्टर है, तो ये संख्या पूरी पूरी 155 से विभाजित हो जाएगी। तो इसको हम आंसर हमारा जो आएगा वो 155 आ जाएगा। इसमें एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम, तो और ज़्यादा से क्लियर हो जाएगा हमारा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इन्होंने 4 की घात 61 प्लस 4 की घात 62 प्लस 4 की घात 63 और कहा है विभाज्य है, और ऑप्शन इन्होंने दे रखे हैं, ए दे रखा है 3, बी दे रखा है 11, सी दे रखा है 13 और डी दे रखा है 17। तो हम सेम प्रोसेस अपनाएंगे, 4 की घात 61 प्लस 4 की घात 62 प्लस 4 की घात 63। इसमें हमें जो कॉमन मिल रहा है 4 की घात 61, तो 1 प्लस 4 की घात 1 प्लस 4 की घात 2 कॉमन मिल रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4 की घात 61 गुणा में क्या करें, 4 चौको 16, 4 20 और 1 21। अब देखो 21 किसी संख्या से पूरा पूरा कट रहा, तो 17 से नहीं कट रहा, 13 से भी नहीं कट रहा, 11 से भी नहीं कट रहा, किससे कट रहा, 3 से कट रहा है। तो इसका मतलब जब 3 इसका एक फैक्टर है तो ये पूरी संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो ऑप्शन में जो आंसर दिया है हमारा 3, वही हमारा सही हो जाएगा। ये पूरी पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। तो ये सवाल हमारे ध्यान में रखना चाहिए कैसे लगते हैं। अगले क्वेश्चन इसमें कभी कभी अलग टाइप के एकदम दे देते हैं और पूछ लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है। जैसे इसमें क्वेश्चन दिया है कि 2 की घात 250, 2 की घात 250 कामा 3 की घात 150 कामा
5 की घात 100 और कामा 4 की घात 200। और पूछा है सबसे छोटी संख्या, पूछा है सबसे छोटी संख्या। तो देखो इसमें के कभी भी सवाल दे दिए जाएं तो हम क्या करें, घातें बराबर कर लें पहले। ऐसा इसमें हम लॉजिक लगाएं कि हमारी सब घातें बराबर हो जाएं। तो देखो इसमें हम क्या करें, जैसे कर लें 2 की घात 5 और ऊपर पावर लगा दें 50। तो सब में घात 50 हमें करनी है, तो 3 की घात 3 और इसकी पावर कर दें 50। फिर हमें क्या करना, 5 की घात 2 और इसकी पावर कर दें 50, और यहाँ पर कर दें 4 की घात 4 और इसकी पावर कर दें 50। अब सभी की घातें बराबर होते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। तो यहाँ पर क्या निकलेगा, 32 की घात 50 कामा यहाँ पर क्या निकलेगा, 3 तियाँ 9 तियाँ 27 की घात 50। यहाँ पर क्या निकलेगा, 25 की घात 50, और यहाँ पर क्या निकलेगा, 4 चक्कू 16 चक्कू 64 चक्कू 256 की घात 50। अब देखो सभी की घातें क्या हैं, बराबर हैं। जब सभी की घातें बराबर हैं तो जिसका आधार सबसे बड़ा वो सबसे बड़ी संख्या, और जिसका आधार सबसे छोटा वो सबसे छोटी संख्या। तो इसमें देखो सबसे छोटा आधार किसका, तो सबसे छोटा आधार इसका है। इसका मतलब सबसे छोटी संख्या कौन सी, सबसे छोटी संख्या ये वाली है। और सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाए, तो देखो सबसे आधार सबसे बड़ा किसका, तो आधार सबसे बड़ा इसका है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, जो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी वो ये वाली हो जाएगी। तो इसमें के क्वेश्चन ध्यान रखना, हमें क्या सर्वप्रथम करना, सबसे पहले हमें घातों को किसी तरीके से बराबर कर लेना। तो एक क्वेश्चन इसमें का और देख लीजिए और क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन दिया है 2 की घात 50, 2 की घात 50, 3 की घात 40, 4 की घात 30, कामा 5 की घात 20, और पूछा है सबसे बड़ी संख्या बताओ। तो देखो इसको कैसे लगाएं, घातें बराबर कर लें। तो यहाँ पर हम क्या करें, 2 की घात 5 और ऊपर कर दें 10, 3 की घात यहाँ पर कर दें हम 4 और ऊपर कर दें 10, यहाँ पर कर दें 4 की घात 3 और ऊपर कर दें 10, यहाँ पर कर दें 5 की घात 2 और ऊपर कर दें 10। सभी की घातें हमारी बराबर हो गई। तो देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। 32 की घात यहाँ पर कितनी हो गई, 10 हो गई। यहाँ पर कितनी, 3 तियाँ 9 तियाँ 27 तियाँ 81 की घातें 10 हो गई। यहाँ पर 4 चक्कू 16 चक्कू 64 की घात 10 हो गई। यहाँ पर 25 की घात 10 हो गई। अब देखो घातें सबकी बराबर हैं, तो जिसका आधार सबसे बड़ा वो सबसे बड़ी संख्या, तो आधार सबसे बड़ा इसका है, तो सबसे बड़ी संख्या ये हो जाएगी। जिसका आधार सबसे छोटा वो सबसे छोटी संख्या, तो आधार सबसे छोटा इसका है, तो सबसे छोटी संख्या ये हो जाएगी। तो आज दोस्तों हम यहीं तक समाप्त करते हैं, और संख्या पद्धति में कुछ क्वेश्चन बच गए हैं वो कल वाली क्लास में हम पूरे कर देंगे। और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन बटन दबा लें, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। जय हिंद दोस्तों।